नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो कल टॉपिक पढ़ा था दिल्ली सल्तनत टॉपिक, वो कंप्लीट हुआ। उस दिल्ली सल्तनत टॉपिक में से दोस्तों एक नया टॉपिक आता है। उस कंप्लीट होने के बाद नया टॉपिक आता है मुगल वंश। यदि आपने पुरानी जो वीडियो नहीं देखी है तो पूरा देखिएगा, उसको प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी सारी की सारी वीडियोस दिल्ली सल्तनत की। जैसे ही दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होती है दोस्तों, लोधी वंश कंप्लीट हुआ। दिल्ली सल्तनत में पांचवा वंश, उसी लोधी वंश के स्थान पर एक नया वंश उभर करके आया। उस वंश का नाम आता है दोस्तों मुगल वंश। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो मुगल वंश है। मुगल वंश, ये मुगल वंश का जो टाइमिंग है दोस्तों, ये स्टार्टिंग होता है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में बाबर विजयी होता है इब्राहिम लोदी को मार करके, लोधी वंश को समाप्त करके। आप ये सब कुछ जो बता रहा हूँ, लोधी वंश, तुगलक वंश, ये सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, इनको आप पीछे वाली जो प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिएगा, उससे क्लियर होगा आपका टॉपिक। तो मुगल वंश के राजा थे बाबर, जिन बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज मुगल वंश को। मुगल वंश दोस्तों एक बार देखिएगा, ये जो मुगल वंश है, इस मुगल वंश का जो टाइमिंग है वो पानीपत के प्रथम युद्ध से स्टार्ट होता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो 1526 में भारत में पानीपत के युद्ध के बाद मुगल वंश की नींव रख दी, मुगल वंश की स्थापना की जाती है। ये जो वंश है दोस्तों 1857 की क्रांति तक चला था। जो हम 1857 की क्रांति टॉपिक पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल सम्राट थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। और 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों ये वंश वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनको रंगून भेज दिया गया था बादशाह जफर सेकंड को। उनके बेटे, उनके पोते की वहां पर हडसन के द्वारा हत्या कर दी जाती है, समाप्त कर दिया गया था इनको। तो मुगल वंश यहाँ पर समाप्त हो गया। लेकिन इस मुगल वंश को अपन दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक आता है दोस्तों पूर्व मुगल काल और दूसरा आता है उत्तर मुगल काल। पूर्व मुगल काल और फिर है दोस्तों उत्तर मुगल काल। पूर्व मुगल काल का जो टाइमिंग है वो पानीपत के प्रथम युद्ध से स्टार्ट होता है। 1526 से लेकर के 1707 तक का जो समय आता है दोस्तों, वो कौन से में आएगा? पूर्व मुगल काल टॉपिक में आएगा। उत्तर मुगल काल जो है ये 1707 के बाद का टाइमिंग आएगा और 1857 की क्रांति तक का टाइम है इस उत्तर मुगल काल में। इस पूर्व मुगल काल में दोस्तों अपने को 6 महान राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिन 6 राजाओं ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया। पहले इसमें राजा आते हैं बाबर। पहले राजा कौन आए दोस्तों? बाबर। बाबर के बाद इसका बेटा राजा बना जिसका नाम था हुमायूं। बाबर के बाद इसका बेटा राजा बना जिसका नाम है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं के बाद तीसरे राजा बने हुमायूं का बेटा जिसका नाम आता है अकबर। अकबर अगले राजा बने। अकबर के बाद जो चौथे नंबर पे राजा बनते हैं वो अकबर का बेटा बना जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर अगले राजा बने दोस्तों। जहांगीर के बाद अगले जो राजा बनते हैं ये है हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद अगले राजा बनते हैं शाहजहां। शाहजहां और शाहजहां के बाद दोस्तों जो अगले राजा बनते हैं उनका जो 5वें नंबर पे आगे शाहजहां, छठे नंबर पे अगले राजा जो आते हैं उनका नाम आता है औरंगजेब। औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इनके पुत्र थे उनको उनके अंदर उत्तराधिकारी को लेकर के या राज्याभिषेक को लेकर के संघर्ष हो जाता है। हाँ तो दोस्तों जो बाबर का जब समय आया तो बाबर के बाद हुमायूं बने, अकबर बने, जहांगीर बने, शाहजहां बना, औरंगजेब बना। तो इनके समय में भारत में क्या हुआ कि व्यापार करने के उद्देश्य से आ जाते हैं डच आए, पुर्तगाली आए, स्पेनिश आए। फिर उसके बाद आते हैं जो हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को भारत में आती है और अंग्रेजों का आगमन भारत में होता है। वो हमने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर में पहली वीडियो इसी चीज़ की बनाई थी, इस टॉपिक की बनाई थी। वो किसके समय में आए थे? अकबर के समय में आए थे। जहांगीर ने व्यापार करने की उनको अनुमति प्रदान की। फिर उनका औरंगजेब के साथ विरोध वगैरह होता है। तो वो सारा टॉपिक हमने अंग्रेजों का भारत आगमन टॉपिक में क्लियर किया हुआ है। आज जो दूसरा भी जो टॉपिक है मुगल वंश, इसमें से हम पूर्व मुगल काल टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक में क्वेश्चन पूछते हैं अपने पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो पूर्व मुगल काल के ही आते हैं। दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं मुगल वंश। मुगल वंश दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके बाबर ने कौन से वंश की नींव रख दी है? मुगल वंश की नींव रखी है दोस्तों। ये मुगल वंश जो टाइमिंग है अभी हमने पढ़ा था, तो 1526 से लेकर के और फिर 1857 की क्रांति तक जाएगा। लेकिन इसमें हम स्टार्ट करते हैं पूर्व मुगल काल को। मुगल काल में भी कौन सा आएगा? पूर्व मुगल काल, पूर्व मुगल वंश। ये जो पूर्व मुगल काल जो है दोस्तों, इसका जो टाइमिंग आता है ये 1526 से लेकर के 1707 तक का टाइम है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पूर्व मुगल काल को। इस मुगल वंश के जो संस्थापक
संस्थापक का नाम है दोस्तों जिहारुद्दीन बाबर। इसका क्या नाम है? जिहारुद्दीन बाबर। ये मुगल वंश के संस्थापक है। बाबर है इनके मुगल वंश के संस्थापक। दूसरा पॉइंट है, इनका पूरा नाम है जिहारुद्दीन बाबर। बाबर जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो बाबर का जो जन्म है वो आज स्थान है मध्य एशिया में उज़्बेकिस्तान, वहाँ पर हुआ था। उस समय इसका स्थान नाम क्या आता है? फरगना। तो फरगना में बाबर का जन्म हुआ। फरगना में क्या हुआ? बाबर का जन्म हुआ। ये आज उज़्बेकिस्तान स्थान है, वहाँ पर इसका ये स्थान है जहाँ पर जन्म हुआ था। आज का उज़्बेकिस्तान है दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट आता है जन्म स्थान, ये था जन्म स्थान। इसके बाद करते हैं जन्म कब हुआ। तो जो इनका जन्म है वो होता है 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म फरगना में हुआ था। चौथा पॉइंट, पिता का नाम, पिता है दोस्तों उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा, इनके पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। ये उमर शेख मिर्ज़ा जो है दोस्तों, ये तैमूर के वंशज थे। तैमूर लंग के क्या थे? वंशज थे। तैमूर के वंशज थे। इनकी माता है माता कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम। ये कुतुब निगार खानम जो है दोस्तों, ये किसकी वंशज है? तो मंगोल जाति के जो राजा थे, मंगोलों की, या अपन कह सकते हैं चंगेज़ खां की। तो चंगेज़ खां की वंशज थी। इसी चंगेज़ खां ने दोस्तों, हमने पढ़ा था, दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण किया था 1398 में। तो इनका जो माता है कुतुब निगार खानम मंगोलों की थी, मंगोलों जात की थी, या चंगेज़ खां की क्या थी? वंशज थी। बाबर का वंश कौन सा है? दोस्तों बाबर का जो वंश है वो है चुगतुई तुर्क। चुगतुई तुर्क वंश का था ये। चुगतुई तुर्क वंश का है बाबर। बाबर के पिता ने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? मिर्जा की उपाधि धारण करता है। लेकिन बाबर जो है वो बाबर ने मिर्जा की उपाधि न धारण करके, अभी आगे पढ़ेंगे, पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये दोस्तों इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। बाबर का जन्म स्थान फरगना में हुआ, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। जन्म इनका 14 फरवरी 1483 को हुआ। उमर शेख मिर्जा पिता है, कुतुब निगार खानम माता है। ये चुगतुई तुर्क वंश से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं बाबर के प्रारंभिक अभियान। बाबर के प्रारंभिक अभियान। बाबर जो है दोस्तों, इसने प्रारंभ में, जैसे इनके पिता की मृत्यु होती है, तो इन्होंने किस प्रकार से अभियान करना प्रारंभ किया? तो समझिएगा, फरगना का जो सूबेदार थे या फरगना स्थान के जो राजा होते थे, तो वो कौन थे? फरगना के राजा, इनके पिता। तो फरगना के राजा, पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। फरगना के राजा उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 1494 में। 1494 में इनकी मृत्यु हुई, 1494 में। और इनकी मृत्यु हुई उस समय बाबर जो है वो कितने उम्र का था? तो दोस्तों 11 वर्ष का था बाबर। तो इनके पिता की मृत्यु के बाद बाबर को फरगना का राजा घोषित किया गया। फरगना के राजा बने बाबर। और बाबर जब राजा बनते हैं तो कितने वर्ष की आयु में राजा बने थे? 11 वर्ष की आयु में राजा बने। दोस्तों राजा बनते ही इन्होंने विजय अभियान करना स्टार्ट किया। और सबसे पहला जो इनका विजय अभियान है, तो बाबर फरगना के राजा थे और ये उमर शेख मिर्जा के स्थान पर राजा बने हैं। 11 वर्ष की आयु में ये राजा बने थे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इनके विजय अभियान, यानी कि इन्होंने प्रारंभ में कहाँ पर लड़ाई दंगा किया था, युद्ध वगैरह किए थे, वो पॉइंट है दोस्तों। तो पहला इन्होंने जो आक्रमण है वो आक्रमण किया था 1494 में राजा बनते ही। 1494 में समरकंद स्थान पर, फरगना के जस्ट पास एक स्थान है दोस्तों, उसका नाम आता है समरकंद। इस पर आक्रमण किया बाबर ने और बाबर इस समय क्या हुआ? असफल हुआ। 1494 में राजा बनते ही बाबर ने दोस्तों समरकंद पर आक्रमण किया, इसमें क्या हुआ? असफल हुआ। 1494
1596 के बाद इसने दोबारा से आक्रमण किया 1497 में इसी समरकंद स्थान पर। और अब की बाबर जीत तो गया, लेकिन समरकंद में कितने दिनों तक राजा बना रहा? 100 दिन तक राजा बना रहा, फिर इसको यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद बाबर जो है दोस्तों 1494 में राजा बना, फिर 97 में राजा बना समरकंद का, और अब बन रहा है 1501 में इसने आक्रमण किया इसी समरकंद स्थान पर। और अब की बार दोस्तों बाबर ने लगभग 8 माह तक इस समरकंद स्थान पर अपना अधिकार रखा। बाद में इसमें असफल हो जाता है, भागना पड़ता है, और फिर भागते भागते कहाँ पर पहुंच जाता है? उसी फरगना नामक स्थान कर, वहीं का राजा बन जाता है। तो स्टार्टिंग में लगातार इसके 3 अभियान जो है समरकंद स्थान पर हुए थे, 1494 का, 1497 का और 1501 का। इसके बाद दोस्तों इसने आक्रमण किया 1504 में इसने आक्रमण किया काबुल वाले क्षेत्र पर और गजनी वाले क्षेत्र पर। तो काबुल और गजनी को इसने जीता, काबुल और गजनी को इसने क्या किया? जीता। यहाँ इनमें सब में जीत तो जाता है दोनों में, दूसरे 1497 में और 1501 में, लेकिन यहाँ पर ये भागता है वहाँ पर, क्योंकि उज़्बेक जो जाति थी उनका विरोध करती है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है दोस्तों 1504 में इसने काबुल और गजनी क्षेत्र को जीता। 1507 में दोस्तों इसने गांधार क्षेत्र को जीता, गांधार को जीता। गांधार को जीत करके बाबर ने एक उपाधि धारण की है दोस्तों। क्या है? पादशाह या पादशाही की उपाधि धारण की। तो बाबर ने मिर्जा के स्थान पर कौन सी उपाधि धारण की है? पादशाही की उपाधि धारण की है, पादशाही की उपाधि धारण की। 1507 में इसने कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों? पादशाह की उपाधि धारण की है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिर्जा के स्थान पर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पादशाही की। इसके पिता ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मिर्जा की उपाधि धारण की थी। लेकिन बाबर वह राजा है जिसने किसकी उपाधि धारण की है? पादशाही की। पहला आक्रमण 1494 में समरकंद पर हुआ, असफल हुआ। 1497 में आक्रमण किया समरकंद पर, 100 दिन तक का वहां राजा बना रहा, फिर असफल हुआ। 1501 में फिर से समरकंद पर आक्रमण किया, 8 माह तक जीतता रहा, 8 माह तक अधिकार क्षेत्र में रखता है, फिर असफल हो जाता है। 1504 में काबुल और गजनी को जीतता है और वहां पर अपना अधिकार करता है। 1507 में इसने गांधार को जीत करके बाबर ने किसकी उपाधि धारण की है? पादशाही की उपाधि धारण की। 7 के बाद दोस्तों इसने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया। छठा जो आक्रमण यहाँ पर देख रहे हैं 1511 में दोस्तों इसने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया, और अब की बार यह इसमें सफल हो जाता है वहां पर अधिकार करने में, लेकिन कितने साल तक रहा? 1 साल तक। और 1512 में इसको फिर से वहां से क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है। उसके बाद इसने आक्रमण किया 1519 में, लेकिन अब की बार इसने ये देखा कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इस पर मेरा जीतना असफल है, यानी कि मैं अधिकार तो कर लेता हूं लेकिन वहां पर टिक नहीं पाता हूं। तो इसने प्लानिंग की अब की बार पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण ना करके पूर्वी ओर आक्रमण करता हूं। दोस्तों ये फरगना है जो उज्बेकिस्तान स्थान पर स्थित है। इस फरगना के जस्ट इस साइड पश्चिम में कौन सा स्थान आता है? समरकंद। तो समरकंद पर यह अधिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार क्या रहता है? असफल रहता है। अब की बार इसने 1519 में डिसाइड किया कि मुझे पूर्व की ओर बढ़ना चाहिए, तो पूर्व की ओर बढ़ा तो दोस्तों अपने भारत की साइड आया। 1519 में इसने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? बाजौर और भेरा स्थान पर आक्रमण किया। पंजाब का ये स्थान है दोस्तों, इसमें क्या हुआ? बाबर जीत गया। बाजौर भेरा पर पंजाब पर इसका अधिकार हो गया, बाबर का अधिकार हो गया। क्वेश्चन पूछता है बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1519 में हुआ है। बाजौर और भेरा को इसने जीता, जीत करके दोस्तों फिर से वापिस चला जाता है, और अब की बार 1519 में इसने आक्रमण किया पेशावर स्थान पर। तो पेशावर पर इसने आक्रमण किया और 19 पर पेशावर पर अधिकार करने के बाद दोबारा से आक्रमण करने के लिए भारत में आया। और अब की बार टाइमिंग है 1520 की। 20 में दोस्तों बाबर ने आक्रमण जो किया है फिर से बाजौर और भेरा पे आक्रमण किया। फिर से इसने बाजौर भेरा को जीता और वर्तमान का जो पाकिस्तान का एक स्थान है सियालकोट, इस क्षेत्र को जीता और लगभग पंजाब वाले क्षेत्र पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इन सब पर भी बाबर क्या रहा? जीतता रहा। इसने इस पर अधिकार कर लिया 1520 तक आते आते। फिर उसके बाद दोस्तों फिर से पाकिस्तान क्षेत्र चले गया लाहौर वाले क्षेत्र में, और 1524 तक बाबर ने
लाहौर वाले क्षेत्र को विजित किया, लाहौर को जीता। 1524 तक बाबर ने किस क्षेत्र को जीता दोस्तों? लाहौर को जीता। ये था बाबर का स्टार्टिंग पॉइंट। 24 के बाद दोस्तों इसने 26 पर आक्रमण किया है 1526 में। अब जो क्षेत्र इसने पहले ही काबुल को जीत लिया था, तो 26 में इसने काबुल वाला जो क्षेत्र है इसमें अपनी राजधानी बनाई। 1526 में काबुल स्थायी क्षेत्र दे दिया इसने, काबुल को अपनी राजधानी बनाई, काबुल को राजधानी बनाई, राजधानी बनाई। अब बाबर कहाँ बैठेगा? काबुल में बैठा मिलेगा। बाबर कहाँ बैठेगा दोस्तों? काबुल में मिलेगा। तो ये था बाबर का स्टार्टिंग के विजय अभियान, प्रारंभिक अभियान है। इस प्रारंभिक अभियान में बाबर सबसे पहले कौन से क्षेत्र का राजा बनेगा? फरगना क्षेत्र का राजा बनेगा। फरगना का राजा कैसे बना? इनके पिता की मृत्यु के बाद। पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। कितनी उम्र में राजा बना था? 11 वर्ष की आयु में राजा बना। राजा बनते ही इसने विजय अभियान करने प्रारंभ किए। सबसे ज्यादा इसने आक्रमण कौन से क्षेत्र पर किए? समरकंद पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1494 में समरकंद पर किया, असफल हुआ। दोबारा से आक्रमण करता है 1497 में, 100 दिन तक अधिकार क्षेत्र में रखता है, फिर वहां से भागना पड़ता है। 1501 में फिर से दोस्तों इसने आक्रमण किया समरकंद पर, केवल 8 माह तक ही अधिकार करके रखा। उसके बाद इसने 1504 में काबुल और गजनी वाले क्षेत्र को जीता। 1507 में गांधार को जीता और मिर्जा के स्थान पर इसने कौन सी उपाधि धारण की? पातशाह या पातशाही की उपाधि धारण की। 1511 में समरकंद पर आक्रमण किया, जीत गया, 1 साल तक रुका, फिर से वापस आ गया, 1512 में वापस आया। 1519 में आपकी बार इसने पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण किया, जो पंजाब वाला क्षेत्र था, बाजौर बेरा, इस पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछेगा बाबर का प्रथम आक्रमण भारत में किस जगह पर हुआ था? तो बाजौर और भेरा पर हुआ था। 19 में फिर से पेशावर पाकिस्तान साइड चला जाता है, पेशावर को जीतता है। 20 में बाजौर और भेरा और सियालकोट और पंजाब, ये सियालकोट पाकिस्तान में है वर्तमान में, इस क्षेत्र को जीता दोस्तों इसने। और फिर पंजाब वाले क्षेत्र को 1520 में इसने जीत लिया। 24 तक बाबर ने दोस्तों लाहौर को क्षेत्र को जीता और 26 में इसने स्थायी रूप बना दिया काबुल को अपनी राजधानी का। इस प्रकार से दोस्तों बाबर का जो विजय अभियान प्रारंभिक था। इसके बाद क्या हुआ? हमने जो लोधी वंश पढ़ा था, उस लोधी वंश के बारे में अब आपको बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लोधी वंश की वीडियो हमने पीछे वाले टॉपिक में डाला था। उस टॉपिक में सैयद और लोधी वंश दोनों पढ़े थे और उसको आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। लोधी वंश का दोस्तों अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम राजा था जिसका क्या नाम आता है? इब्राहिम लोधी। बाबर ने कौन से वंश को समाप्त करके मुगल वंश की नींव रखी? तो दोस्तों कौन से वंश को समाप्त करके मुगल वंश की नींव रखी है? लोधी वंश को समाप्त करके। किसको समाप्त करके? लोधी वंश को समाप्त करके। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी की हत्या किसने कर दी? बाबर ने कर दी। कौन सा युद्ध में किए दोस्तों? पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं। तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो किस तारीख को हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का फर्स्ट जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार करके और यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना कर दी? मुगल वंश की नींव रखी दोस्तों। इस युद्ध में बाबर जो होता है दोस्तों, इस बाबर को भारत में इनवाइट किया गया था। बाबर को भारत में इनवाइट किया गया था। पंजाब के उस समय सूबेदार थे, पंजाब के सूबेदार, उनका नाम था दौलत खां लोधी। पंजाब के सूबेदार का क्या नाम है दोस्तों? दौलत खां लोधी। इब्राहिम लोधी को मारने के लिए दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा था जिसका नाम था दोस्तों, इब्राहिम लोधी के चाचा थे जिनका नाम है आलम खां लोधी। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, इन दोनों ने किसको इनवाइट किया? बाबर को। बाबर कहाँ बैठा है? काबुल वाले क्षेत्र पर। तो ये काबुल गए, काबुल जाकर के इन्होंने बाबर को इनवाइट किया, कहा कि आपको इसके बदले में धन लूटना है, धन लूटिएगा और फिर हमें अगला उत्तराधिकारी वहां का नियुक्त कर दीजिएगा। तो बाबर को भारत में इनवाइट करने वाले कौन थे? दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी। ये हमने पीछे वाली लोधी वंश वीडियो में पढ़ा था कि इब्राहिम लोधी जो है इस युद्ध में हार जाएगा। इब्राहिम लोधी के पास दोस्तों 80,000 से लेकर के 1 लाख की सेना भी थी इसके पास। 80,000 से लेकर के 1 लाख की इसके पास 1 लाख की सैनिक थे, तो सेना थी इसके पास। और बाबर के पास दोस्तों मुश्किल से 25 से 30,000 सैनिक थे। 25 से 30,000 सैनिक हैं बाबर के पास। फिर भी बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ।
फिर भी बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। उसके पीछे रीजन है दोस्तों। तो बाबर ने इस पानीपत के युद्ध में, क्वेश्चन पूछेगा बाबर ने सर्वप्रथम कहां पर तोप खाने का प्रयोग किया था, तो बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों किसका प्रयोग किया, तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाना 24-25 तोप थी बाबर के पास। कितनी तोप थी बच्चा, 24 तोप थी बाबर के पास। इसके अलावा इसने यहाँ पर बंदूकों का प्रयोग किया। बंदूकों का इसने क्या किया, यहाँ पर प्रयोग किया और एक नीति अपनाई। उस नीति का नाम आता है तुलगुमा युद्ध पद्धति। तुलगुमा युद्ध पद्धति। इस तुलगुमा युद्ध पद्धति का अर्थ होता है चारों ओर से घेर करके मारना। तुलगुमा युद्ध पद्धति का अर्थ होता है चारों ओर से घेरना, चारों ओर से घेरना। दूसरा पॉइंट है तोपों का प्रयोग किया। दोस्तों ये तोपें जो होती थी उस्मानी विधि में, तोपें जो होती हैं किस विधि में सजाई थी इसने, तो इसने किसको सजाया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उस्मानी या रूमी विधि होती है, तो इस विधि में इसने क्या था, इसको सजाया था। उस्मानी या रूमी विधि में बाबर ने तोपों को सजाया था। इसके 2 तोपची थे, तो तोप चलाने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तोपची। 2 है तोपची, जिसमें से एक होता है दोस्तों उस्ताद मुस्तफ़ा, उस्ताद मुस्तफ़ा, और दूसरे का नाम है उस्ताद अली खां, उस्ताद अली खां। ये इसके दोस्तों 2 तोपची हैं जो तोप चलाने में उस्ताद हैं। बाबर ने इस युद्ध में कम सैनिक होने के बाद भी विजय प्राप्त की पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 21 अप्रैल 1526 को। उसके पीछे रीजन है तोपखाना, बंदूक, तुलगुमा युद्ध पद्धति। इनके सहायता से बाबर ने इब्राहिम लोदी का सिर काटा और काट करके भारत में कौन से वंश की नींव रख दी दोस्तों, मुगल वंश की नींव रख दी 1526 में। ये पॉइंट है आपका। तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी है। कौन से वंश को समाप्त करके, मुगल वंश को समाप्त करके। इसका बाद पहला युद्ध कौन सा है बाबर का, पानीपत का युद्ध। बच्चा कौन सा युद्ध आया, पानीपत का युद्ध। तो बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध, पहला युद्ध आया पानीपत का युद्ध 1526 में। दूसरा युद्ध दोस्तों ये लड़ते हैं, वैसे एक युद्ध बीच में और आता है, ये बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध में दोस्तों राणा सांगा के साथ युद्ध होता है 1527 में। फरवरी 1527 में युद्ध हुआ, 17 फरवरी 1527 दोस्तों। पहला जो युद्ध है 1526 में किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। कौन विजयी हुआ इसमें, बाबर विजय हुआ। दूसरा युद्ध हुआ 17 फरवरी 1527 को। इसमें बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा, मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा सांगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। लेकिन इस बयाना के युद्ध में बाबर ना जीत करके कौन जीता, राणा सांगा इस युद्ध में जीता है दोस्तों। उसके बाद एक तीसरा युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम आता है खानवा का युद्ध। ये बयाना और खानवा जो स्थान है वर्तमान में रूपवास तहसील भरतपुर जिले में है। ये भी हुआ 17 मार्च 1527 को, वो हुआ था 17 फरवरी 1527 को। 17 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ, इसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ दोस्तों, बाबर विजयी हुआ। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, इसने युद्ध किया चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये हुआ 1528 में। 1528 में इस युद्ध में जो चंदेरी के राजा थे उनका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय, इन मेदिनी राय को बाबर ने पराजित किया और इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में कौन जीते, बाबर जीतते हैं। इनका जो लास्ट युद्ध आता है वो है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का जो मैदान है उत्तर प्रदेश में है। 1529 में दोस्तों बाबर का ये अंतिम युद्ध था। इसमें जो घाघरा के जो राजा थे, अफगानी राजा थे जिनका नाम था महमूद लोदी। उनका क्या नाम है, महमूद लोदी। इस महमूद लोदी को बाबर ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। महमूद लोदी को दोस्तों बाबर ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो बाबर इन युद्धों में भी क्या रहा, जीत गया। तो भारत में इनके जो युद्ध है वो इस प्रकार से है। पहला आक्रमण किया बाजोर भेरा पर 1519 में, दोबारा से फिर 1520 में आक्रमण किया और पंजाब वाले क्षेत्र पर अधिकार किया। उसके बाद इनके जो मुख्य युद्ध है वो ये हैं दोस्तों, ज्यादा पेपर में ये पूछे जाते हैं।
1526 में इनका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ, इब्राहिम लोदी को मार करके भारत में दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया, लोदी वंश को समाप्त किया और भारत में प्रथम मुगल वंश के संस्थापक बने। भारत में पहली बार मुगल वंश की स्थापना की। बयाना का युद्ध हुआ, मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। महाराणा सांगा के बारे में हमने पीछे वाली जो लोदी वंश की वीडियो थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये किस प्रकार से मेवाड़ में गुहिल वंश होता है, जो गुहिल के द्वारा स्थापना की गई थी। इसी वंश में भी बाद में संस्थापक बनते हैं, सिसोदिया वंश के साथ सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं राणा हमीर। उन्हीं राणा हमीर में से फिर महाराणा सांगा बनते हैं दोस्तों। महाराणा सांगा जो है बाबर को पराजित करते हैं बयाना के प्रथम युद्ध में। उसके बाद आएगा खानवा का युद्ध, फिर है चंदेरी का युद्ध और फिर आएगा घाघरा का युद्ध। अब इनको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिया है, पानीपत का पहला पढ़ लिया है। पानीपत के बाद दूसरा जो युद्ध आता है बयाना का, इसमें कौन जीत चुके थे, महाराणा सांगा जीते। इसके बाद आता है दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध दोस्तों, खानवा का जो युद्ध है ये 17 मार्च 1527 को हुआ। 17 मार्च 1527 को बाबर को राणा सांगा ने पहले भी पराजित कर दिया था बयाना के मैदान में, और अब की बार क्या हुआ, बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। जीतने के पीछे जो इसका सबसे बड़ा रीजन था वो राणा सांगा का एक सेनापति होता है जिसका नाम था सलहदी तवर। सलहदी तवर ने राणा सांगा को दोस्तों धोखा दिया। राणा सांगा को इसमें धोखा दिया। बाबर का विजयी होने की कुछ पॉइंट्स है। बाबर विजयी हुए, सलहदी तवर ने राणा सांगा को धोखा दिया था, एक पॉइंट ये आया। दूसरा पॉइंट, बाबर ने दोस्तों यहाँ पर तोप खाने का प्रयोग किया, इस वजह से जीता। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। इसके अलावा बाबर जो है दोस्तों यहाँ पर बंदूकों का प्रयोग करता है, वही जो इन्होंने पानीपत के युद्ध में किया था वैसे ही। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो आता है कि इन्होंने तुलगमा युद्ध पद्धति को अपनाया था। चारों ओर से घेर करके मारने की पद्धति कौन सी है, तुलगमा युद्ध पद्धति। तो इन्होंने तुलगमा युद्ध पद्धति को अपनाया। सलहदी तवर जो था इसने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन राणा सांगा के दरबार में एकमात्र मुस्लिम सेनापति रहते थे। है मुस्लिम, लेकिन किसका साथ दे रहा है, हिंदू राजपूतों का साथ दे रहा है। एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जिनका नाम था दोस्तों हसन खां मेवाती। क्या नाम है इनका, हसन खां मेवाती। ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप के समय भी एकमात्र मुस्लिम सेनापति आएंगे हल्दी घाटी के युद्ध में, उनका नाम था हाकिम खां सूर। और ये आ रहे हैं हसन खां मेवाती, जो किसकी सहायता करेंगे, राणा सांगा की। ये राणा सांगा के एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। सलहदी तवर जो था इस राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने दोस्तों एक योजना अपनाई थी, उस योजना का नाम आता है पाती पर्वन योजना। कौन सी योजना है दोस्तों, पाती पर्वन योजना। इस पाती पर्वन योजना का अर्थ होता है कि जितने भी हिंदू या राजपूत जो राजा है उन्होंने राणा सांगा की इस युद्ध में क्या की थी, सहायता की थी। तो राणा सांगा के पास एक बड़ी सेना थी। बड़ी सेना होने के बावजूद भी बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। विजय होने के पीछे जो रीजंस है दोस्तों वो आपके सामने लिखा है। तोप खाने का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग किया, तुलगमा युद्ध पद्धति अपने, सलहदी तवर ने इनके साथ विश्वासघात किया। इस वजह से राणा सांगा जो है दोस्तों इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। घायल हुए तो चंदेरी के जो राजा थे मेदनी राय, उनकी भी यहाँ पर बड़ी सेना थी जो राणा सांगा की ओर से लड़ रही थी। पाती पर्वन योजना के तहत चंदेरी के राजा मेदनी राय जो थे कुछ सरदारों के साथ मिलकर के राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। दोस्तों देखो एक पॉइंट और समझिएगा, राणा सांगा के साथ जब युद्ध चला, राणा सांगा के साथ जब बाबर का युद्ध चला तो राणा सांगा की सेना को देख करके बाबर के सैनिकों ने भागना प्रारंभ कर दिया। बाबर के सैनिकों ने क्या कर दिया, भागना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको यह लगा कि जब बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने हमारे इतने सैनिकों को मार दिया और बयाना में ही जब बाबर की सेना पराजित हो चुकी है इस राणा सांगा से, राणा सांगा को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है दोस्तों। 80 शरीर पे 80 घाव थे उनके शरीर के ऊपर जब वो मरे तब तो राणा सांगा को देख करके बाबर की सेना ने खानवा के मैदान में भागना प्रारंभ कर दिया था। तो बाबर ने उन सैनिकों को रिझाने के लिए, बाबर ने दोस्तों अपने सैनिकों को रिझाने के लिए इसने कहा कि आज से शराब कोई नहीं पिएगा। तो शराब पीने पर इसने क्या लगा दी, रोक लगा दी।
शराब पीने पर रोक लगाई दोस्तों। हर घर में इसने कहा कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, यानी कि जो भी मुगल सैनिक होंगे उनमें इनको शामिल किया जाएगा, सैनिकों को। इसके अलावा वेतन की व्यवस्था की जाएगी। जो सैनिक मर जाएंगे उनके वृद्ध पुरुषों, जो वृद्ध माता पिता है या जो महिलाएं हैं, उनकी सेवा की जाएगी, उनको वेतन वगैरह दिया जाएगा। चौथा है दोस्तों, इन्हीं जो लोभ वगैरह दिए थे बाबर ने क्या दिए थे इनको? लोभ। किसके लिए? बोले तुम लोगों को राणा सांगा की सैनिकों को मारना है, राजपूतों को मारना है। चौथा दोस्तों, इसने कहा कि तमगा नामक एक टैक्स होता था, उस टैक्स को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तमगा कर को इस युद्ध से पहले ही समाप्त करना पड़ा था, खानवा के युद्ध से पहले क्या किया गया था? समाप्त किया बाबर ने। चौथा पॉइंट है ये। इसके अलावा दोस्तों, इसने नारा दिया जिहाद का। जिहाद का क्या दिया? नारा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया है? तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। कहा कि ये जो हिंदू राजपूत जो सैनिक हैं, ये मुसलमानों के विरोधी हैं, कट्टरपंथी है, इनको मारना ही हमारे कुरान ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो जिहाद का नारा दिया। और दोस्तों, युद्ध जीतने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, युद्ध जीतने के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की यहाँ पर क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। गाजी की यहां पर क्या की दोस्तों? उपाधि धारण की थी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने। दोबारा से देखते हैं, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। इससे पहले राणा सांगा ने बाबर को 17 फरवरी 1527 को पराजित कर दिया था बयाना के मैदान में। राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। राणा सांगा ने युद्ध में कौन सी नीति को अपनाया था? पाती परवन को अपनाया। राणा सांगा को धोखा देने वाला सलहदी तवर नामक सेनापति था। इसका एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती, जो बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बाबर ने इन सब का प्रयोग किया। और जब राणा सांगा की सेना को देख करके मुगल सैनिक भागना प्रारंभ करते हैं, तो उनसे सम्मिलित उनको लोभ दिया जाता है, सरकारी नौकरी दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा, तमगा नामक टैक्स को हटा दिया जाएगा, जिहाद का नारा दिया। और युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं दोस्तों, युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए, तो उनको चंदेरी की राजा मेदनी राय, ये वहां पर मेदनी राय वो राजा है चंदेरी का, जो हमने पढ़ा था चंदेरी पर आक्रमण। तो बाबर का अगला जो आक्रमण आएगा चंदेरी पर आएगा। चंदेरी के राजा ने इनकी बड़ी सहायता की थी बाबर की, राणा सांगा की। और राणा सांगा को चंदेरी के राजा कुछ सरदारों की सहायता से यहाँ खानवा के मैदान से निकाल करके लेकर चले गए। इनको बाद में बसवा दौसा ले जाया गया और बाद में इनको कालपी मध्य प्रदेश में ले जाया गया। वहां पर मेवाड़ के सरदारों ने इनको जहर दे करके इनकी क्या कर दी? राणा सांगा की हत्या कर दी। राणा सांगा की जहर दे करके मेवाड़ के सरदार ने दोस्तों क्या कर दी? हत्या कर दी है। इनके शरीर पर 80 घाव होते हुए भी जब कालपी में इनको होश आया, तो राणा सांगा ने कहा कि फिर से पाती परवन योजना प्रारंभ की जाए, फिर से पाती परवन योजना प्रारंभ की जाए। अब बाबर चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा है और पाती परवन योजना के तहत सारे राजपूत राजा फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। पाती परवन योजना के तहत सारे राजा फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और बाबर को भारत की भूमि से बाहर निकाल करके भागेंगे, भारत की भूमि से बाहर निकालेंगे। इन्होंने कहा कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक महलों में नहीं जाऊंगा। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, खंडरों का सम्राट किसको कहा जाता है? खंडरों का सम्राट किसको कहा जाता है? तो खंडरों का सम्राट राणा सांगा को कहा जाता है। जब तक जीऊंगा तब तक महलों में उपस्थिति नहीं करूंगा, महल में नहीं जाऊंगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहां पे इन्होंने ये कहा कि ये सैनिक भग्नावेश, सैनिक की तरह एक राजा है लेकिन सैनिक की तरह वहां युद्ध के मैदान में पहुंच जाते थे सैनिक के वेशभूष पहन करके, इसलिए इनको सैनिक भग्नावेश राजा भी कहा जाता है। खंडरों का सम्राट सैनिक भग्नावेश थे। राणा सांगा ने कहा कि दोबारा से पाती परवन योजना लागू की जाए और चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए जो बाबर जा रहा है उसको चंदेरी में जाकर के वहीं इसको मारेंगे या बाबर को भारत से बाहर भगाएंगे। तो दोस्तों जैसे इन्होंने ऐसा किया तो मेवाड़ के सरदारों ने कहा कि इसको चल फिर सकता नहीं है, सही 80 घाव है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो हाथ और पैर इनका पहले ही कट चुका था इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हुए, एक आंख इनकी पहले ही फूट चुकी थी राजा बनने से पहले ही। तो मेवाड़ के सरदार दोस्तों इनको जहर देकर के वहां पर इनकी हत्या कर दी गई। बाद में दोस्तों इनको लाया गया भारत में, मानगढ़ भीलवाड़ा में इनकी 8 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। इस प्रकार से खानवा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में तोपखाने की सहायता से, बंदूकों की सहायता से, तुलगमा युद्ध पत्ती की सहायता से बाबर क्या हो गया? विजयी हुआ। पहला युद्ध बाबर ने पानीपत का जीता, दूसरा युद्ध किसने जीता है? खानवा का युद्ध को जीता है।
खानवा के बाद दोस्तों इनका जो तीसरा जो युद्ध आता है वो आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का जो राजा थे, इन्होंने चंदेरी पर आक्रमण किया 1528 में। चंदेरी के जो राजा हैं दोस्तों उनका नाम था मेदनी राय। तो चंदेरी के राजा मेदनी राय को इन्होंने यहाँ पर पराजित किया और मेदनी राय को पराजित किया बाबर ने। बाबर इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने मेदनी राय को पराजित किया और बाबर जो ये युद्ध किया था चंदेरी के राजा के साथ, उसके पास उसके सबसे बड़ा जो रीजन था वो रीजन यही था कि इसने मेदनी राय ने राणा सांगा की सहायता की थी। मेदनी राय जो थे ये इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो युद्ध जीतने के बाद दोस्तों चंदेरी में बाबर ने 30,000 हिंदुओं का सिर काटा। कितने का? 30,000 हिंदुओं का सिर काट करके, 30,000 हिंदुओं का सिर काट करके, जिनमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सिर काट करके एक मीनार का निर्माण किया, एक मीनार का निर्माण किया था। तो 30,000 हिंदुओं का सिर काट करके मीनार का निर्माण किया। इसी चंदेरी में ही दोस्तों इन्होंने जो था, जैसे पीछे वाली जो पॉइंट था, इन्होंने जो नारा दिया था कि जिहाद का नारा, तो यहाँ पर भी इन्होंने किसका नारा दिया है? जिहाद का नारा दिया है। क्वेश्चन पूछता है बाबर ने किन किन युद्धों में जिहाद का नारा दिया? तो एक खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और दूसरा चंदेरी के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। चंदेरी के बाद जो इनका अगला जो युद्ध आता है वो आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश में दोस्तों मैदान है। 1529 में बाबर का अंतिम युद्ध था, 1529 का घाघरा का युद्ध। घाघरा के जो राजा थे वो अफगानी राजा थे। तो अफगानी राजा महमूद लोदी, अफगानी महमूद लोदी के साथ इनका युद्ध हुआ। इसमें भी कौन विजयी होते हैं? बाबर विजयी हुआ दोस्तों, बाबर विजयी हुआ। 1529 में अफगानी राजा महमूद लोदी को घाघरा के मैदान में इन्होंने पराजित किया। बाबर विजयी हुआ और बाबर का सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। बाबर के सेनापति क्या नाम है दोस्तों? मीर बाकी। मीर बाकी सेनापति है बाबर का। इस सेनापति के द्वारा अयोध्या में जो राम मंदिर है, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको तोड़ करके, राम मंदिर को तोड़ करके किसका निर्माण करवा दिया गया? बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण किया किसने? मीर बाकी ने। मीर बाकी ने घाघरा के युद्ध में अफगानी महमूद लोदी को पराजित किया और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने दोस्तों यहाँ पर किसका निर्माण करवा दिया? बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया। और जिसके बारे में हम जानते हैं कि अब बाबरी मस्जिद को तोड़ करके वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया। इसके बाद दोस्तों बाबर का जो ये अंतिम युद्ध यही था, घाघरा का युद्ध। इनके बाद क्या होता है? बाबर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बाबर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था हुमायूं। उसका नाम है दोस्तों हुमायूं। तो बाबर के पुत्र हैं सबसे बड़े जिनका नाम है हुमायूं। तो बाबर के बाद अगले राजा कौन बनेंगे? हुमायूं। इसके बाद इसका छोटा भाई है कांधार, इसका दूसरा पुत्र है कांधार। उसके बाद है अस्करी और एक लास्ट आते हैं पुत्र जिनका नाम है हिलदाल। ये इनके 4 पुत्र हैं और इनकी एक बेटी है, एक पुत्री है जिसका नाम आता है गुलबदन बेगम। पुत्री है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। तो हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम, इन सब की बहन है। यही गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा पुस्तक लिखेगी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बाबर ने दोस्तों पहला युद्ध किया पानीपत का। दूसरा युद्ध जो इसने किया है वो कौन सा युद्ध किया था? पानीपत के बाद बयाना का, जिसमें हार गया। फिर युद्ध किया खानवा का। खानवा के बाद इसका जो युद्ध हुआ वो होता है चंदेरी का। चंदेरी के बाद आता है घाघरा का युद्ध। 1-2 पॉइंट और बचते हैं बाबर के। बाबर दोस्तों मुबियान शैली में कविताएं लिखता था। बाबर मुबियान शैली में कविताएं लिखता था। ये शैली थी इसकी जो खुद की आत्मकथा लिखी है इसने, तुजूक ए बाबरी। तो बाबर की खुद की आत्मकथा कौन सी आती है? तुजूक ए बाबरी। इस तुजूक ए बाबरी आत्मकथा इसने तुर्की भाषा में लिखी है। आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में, जिसका अकबर के समय में फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। फारसी भाषा में अनुवाद जो करने वाले थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खा। अब्दुल रहीम, और इनको खाने खा की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। तो अब्दुल रहीम खाने खा जो थे इन्होंने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। 26
26 दिसंबर 1530 को 48 वर्ष की आयु में आगरा के निकट सिकंदरा में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और इनको फिर वहीं पर दफना दिया गया। आगरा के निकट सिकंदरा में इनकी मृत्यु हो गई, इनको वहीं पर दफना दिया गया। लेकिन इनकी जो अंतिम इच्छा थी वो थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। इनकी अंतिम इच्छा थी काबुल में इनको दफनाया जाए। तो बाद में हुमायूं के समय में इनको कहाँ पर दफनाया जाता है, काबुल में इनको दफनाया जाता है। ये पॉइंट था दोस्तों आपका बाबर का। ये हमने पढ़ा है मुगल वंश का पहला लेक्चर जो था मुगल वंश के बारे में। लोधी वंश को समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की भारत में नींव रखी। मुगल वंश में 2 पॉइंट आएंगे, पूर्व मुगल काल और दूसरा आएगा उत्तर मुगल काल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।